महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि जो मैंने अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी भगवत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के समय कि अरविंद केजरीवाल मान का इतना ज़्यादा अपमान करा देगा कि अंत में लोगों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सर जी आप ही संभालिए, क्योंकि आप ही संभाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आपने किसी को नेता बनने दिया नहीं, आपने अपना ठुल्ला ही सबको बना करके रखा, इसलिए ज़रूरत नेतृत्वकर्ता की है और वो आम आदमी पार्टी में सिर्फ आपको अधिकार प्राप्त। मेरी वो आशंका को आज सबसे ज़्यादा बल मिला जब अरविंद केजरीवाल के खासम खास नज़दीक प्रिय और वफादार कुछ लोग तो उसको रिश्तेदार भी घोषित कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई रिश्ता राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच नहीं बन जाता हम तो एक वफादार ही कहेंगे। तो रिश्तेदार को भी रोका जाए जब तक बनी नहीं या ऑफिशियल सूचना नहीं मिल जाता, जिस तरह से भगवत मान ने किया है, तब तक हम राघव चड्ढा को उनका अपना खासम खास मानेंगे, विश्वास पात्र मानेंगे, भरोसेमंद मानेंगे, राजनीतिक वारिस मानेंगे, क्योंकि दिख रहा है। तो राघव चड्ढा की पंजाब में करीब करीब आज वही स्थिति हो गई जो सोनिया गांधी जी का यूपीए सरकार में था। मतलब यूपीए सरकार के एडवाइजरिंग बॉडी के चेयरपर्सन थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री का रबर स्टैम्प थे और उससे ऊपर कुछ नहीं था। केंद्र के सारे मंत्रियों को पता था कि पावर कहाँ है, उनको कहाँ जाना है, इसलिए वो सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते थे। मनमोहन सिंह से कोई मुलाकात करना नहीं चाहता था, करने का कोई फायदा नहीं था। वही वाली पोजीशन, मतलब एडवाइजरिंग बॉडी का चेयरमैन पंजाब सरकार का एक नया पद क्रिएट किया गया। मतलब सरकार चलाने का एडवाइस देगी वो संस्था, जो कमेटी बनाई गई है जिसके राघव चड्ढा मुख्यमंत्री हैं, मतलब चीफ है। मतलब वो सुपर से ऊपर के मुख्यमंत्री बन गए हैं या सुपर सीएम उनको कह सकते हैं। मतलब भगवत मान अब अरविंद केजरीवाल के ठुल्ले की जगह राघव चड्ढे का भी ठुल्लागिरी करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केजरीवाल ने कहा है कि हमारे यहाँ तो ठुल्ले होते हैं। मैं केजरीवाल के सभी लोगों का विनम्रता से आदर करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी नहीं है, ये केजरीवाल जी का मानना है। तो मेरी वो बात सत्य साबित होती प्रतीत हो रही है। मतलब उसके तरफ अगला कदम अब रह जाएगा केजरीवाल का टेक ओवर करना। फिलहाल उसने अपने ठुल्ले को आगे कर दिया है भगवत मान के ऊपर। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा ये था और मुझे चर्चा इसी पर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं कहा कि ये जब होगा तो होगा। फिलहाल जो विदा है, अरे मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रताप सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ और अनुरोध करूँगा कि कृपया कुछ देर बने रहे, क्योंकि जैसे मैं जितना देर तक आपको देखूंगा मुझे ऊर्जा मिलेगी, मेरे को शक्ति मिलेगी। आदरणीय राम प्रकाश त्रिपाठी जी को नमस्कार। तो मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने माना है श्रीलंका के हालात को, क्योंकि आप अपने पड़ोसी के हालात से स्वयं को अलग नहीं रख सकते। अगर पड़ोस में आग लगी है तो वो आग आपके घर में भी लग सकती है, इसलिए आप बेशक पड़ोस के आग को ना बुझाएं, खुद के घर के बचाव का उपाय जरूर अपनाएं। बेहतरी तो इसमें है कि आप पड़ोस के आग को बुझा दें, क्योंकि वो वहीं बुझ जाएगी तो आपके यहाँ उसकी चिंगारी नहीं आएगी और आपको नहीं जलाएगी। लेकिन हम सब उससे कितना सबक लेते हैं, कितना सीख लेते हैं, ये देखने वाली बात है। मित्रों, श्रीलंका की जो स्थिति आई है वो क्यों आई है, वो सब चर्चा का विषय है। भारत में भी करीब करीब क्या समानता है, मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आपको बताने की जरूरत है, समझदार तो आप नहीं हैं। मित्रों, राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को दोहन करने से पहले धार्मिक बीज बोने का काम प्रारंभ किया। राजपक्षे परिवार वहां के 83% सिंहली आबादी का नेतृत्व करने का दम भरा, उनको अपना मसीहा बनाने पर मजबूर किया और सिंहलियों ने उन पर भरोसा भी किया, उनको अपना एक छत्र नेता माना। श्रीलंका की जो धार्मिक स्थिति है उसमें 83% सिंहली है
9% के करीब तमिल है और 8% के करीब मुसलमान है। जब एक मस्जिद में बम विस्फोट हुआ, उस फायदे को राजपक्षे परिवार ने दोनों हाथ से लिया और उसको करके उन्होंने सिंघलियों को डराया और सिंघलियों को डरवा करके अपने आप को उनका नेता बनाने पर मजबूर किया है, अपने आप को उनका नेता मानने पर मजबूर किया। स्थिति ये हुआ कि सिंघलियों ने एक छत्र मतदान दिया और राजपक्षे परिवार सत्ता में आया। राजपक्षे परिवार का स्थिति वही है जो मुलायम परिवार की है, मतलब कोई घर में बच्चा जन्मता है उसके लिए एक सीट आरक्षित कर दी जाती है। राजपक्षे परिवार में प्रधानमंत्री स्वयं, राष्ट्रपति स्वयं, मंत्री स्वयं, सांसद स्वयं, ऐसे ऐसे मंत्री राजपक्षे परिवार का श्रीलंका में है जो श्रीलंका में रहते भी नहीं है, वो अपना पढ़ाई विदेश में करते हैं या व्यवसाय करते हैं, लेकिन श्रीलंका के मंत्रिमंडल में मंत्री की सीट पर काबिज है। मित्रों, क्या हुआ कि धर्म का विष बो करके सत्ता हासिल कर लिया। अब था अपना लूट का छूट प्राप्त करने के लिए जनता के आंख में रोज रोज मिर्ची झोंकना, जनता को अफीम चटा करके उसको नशे में ग्रसित करना। धर्म का अफीम तो चटाई दिया था, जनता झूम रही थी राजपक्षे परिवार के पीछे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब कोई विपक्ष का लोग आवाज उठाता था तो उसको राजपक्षे परिवार ने लोक लुभावन नारों से, लोक लुभावन नीतियों से ढकने का प्रयास किया। मतलब जैसे कोई विपक्ष का लोग कहता था कि राजपक्षे परिवार श्रीलंका का दोहन करे, तो वो ये करता था बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह से केजरीवाल करता है। मैं आपको तुलना तक मत बता रहा हूँ, मैं आप डरने के लिए क्यों मजबूर होंगे और क्यों आपको डरना चाहिए ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब राजपक्षे परिवार कहता था कि देखिए मैंने पेट्रोल का दाम भारत से भी सस्ता कर दिया, विपक्ष को ये हजम नहीं हो रही है। केजरीवाल कहता है कि देखिए मैंने शिक्षा फ्री कर दी, लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। सिंघली लोगों पर राजपक्षे परिवार कहता था कि मैं आपके हितों को ऊपर रखता हूं, बाकी लोगों से ज्यादा आपको तहरीर देता हूं, ये इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल कहता है कि मैंने 200 यूनिट फ्री कर दिया, अमीरों के पेट में दर्द हो गया। सारे गरीब लोग कहते हैं यार ये तो बात ठीक कर रहा है, 200 यूनिट मेरे को फ्री है, बिरला टाटा को तो है नहीं। ये सब बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। ये सब लोक लुभाव नारों और अनाप शनाप छूट को दे करके उन लोगों का आंख कान बंद कर दिया। स्थिति ये है कि जो विदेश से कर्जा लाखों करोड़ों डॉलर लेता था वो सब का सब पैसा अपने खाते में जमा करवा देते थे। श्रीलंका भूख से मर रही थी, मुद्रा के लिए बैंक का एटीएम खाली था, पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप खाली था, ईंधन मतलब रसोई गैस के लिए सिलेंडर खाली था। लेकिन राजपक्षे परिवार जो रात के सारे नोट समेट करके खुफिया रास्ते से भागी, तब भी 2-4-10 करोड़ रुपया नहीं समेट पाए, नहीं ले जा पाए। ये उसी तरह की स्थिति बनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को भागते वक्त सारा विदेशी मुद्रा, सोना चांदी, हीरा जवाहरात तो ले गए, लेकिन जो अफगानी करेंसी था वो रद्दी समझ करके छोड़ गए, क्योंकि जहाज उड़ ही नहीं रहा था। उनके जहाज में इतना ज़्यादा नोटों से वजन हो गया था। फिर पायलट ने कहा कि भाई या तो आप रहने दीजिए, नोट ले जाइए, तो उन्होंने कहा कि चलिए ये रद्दी छोड़ जाते हैं। श्रीलंका के सरकार में राजपक्षे परिवार के लिए भी यही हुआ कि जब राजपक्षे परिवार खुफिया मार्ग से राष्ट्रपति गोटाबाया भागे तो उन्होंने सिंघली लोगों के आंख में धूल झोंक करके बेईमानी से जमा किया हुआ रुपया जो कुछ उनके महल में रह गया था, समेटते समेटते थक गए। तभी जो 2-4-10 करोड़ रुपया उसमें छूट गया जो लोगों ने वहाँ कब्जा में पाया है और वहाँ पर बांटा गया एक दूसरे में। भारत में भी यही हो रहा है। जब लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान का मसीहा हूँ, मैं यादव का मसीहा हूँ, मैं कुर्मी का मसीहा हूँ, मैं दलित का मसीहा हूँ, मैं फलाना का मसीहा हूँ। मायावती ओपन कहती है कि आप दलित मसीहा को देखिए, हम आप देवी देवता को क्यों पूजते हैं, जिंदा देवी तो मैं आपके सामने हूँ, मेरा पूजा करिए। ये इसलिए कहा जाता है ताकि दलित वर्ग मायावती के पीछे लामबंद हो जाए और सारे बड़े लोगों की बात, स्वर्ण समाज के लोगों की बात को अपना दुश्मन के रूप में ले। इस बीच मायावती एक मामूली 4th क्लास स्टाफ के बेटी होने के हैसियत से, प्राइमरी स्कूल में मास्टर होने की हैसियत से कमाई हुई संपत्ति को लोगों को ना देखे कि भाई अरबों हजारों करोड़ रुपया कहाँ से आया, जबकि पहले प्राइमरी की मास्टर थी और एक टेलीफोन में एक साधारण कर्मचारी की बेटी थी। क्योंकि लोगों के आंख में मिर्ची झोंकी हुई है, धूल झोंकी हुई है, नशा दिया गया है कि भाई आप देखिए दलित के बेटी को
सोने की सैंडल पहनते हुए ये स्वर्ण समाज के लोग बुरा मान रहे हैं। इतनी बढ़िया से उसको सजा करके वो प्रस्तुत करती है कि सारा दलित कहता है कि बिल्कुल ठीक है। राकेश सिंह परमार आलोचना इसलिए कर रहा है कि ये स्वर्ण है, मायावती को हीरे की अंगूठी, हीरे की मोती और हीरे की कान में इयरिंग पहनते देख नहीं रहा। ये लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे कि इतना हीरे की कीमती इयरिंग आया कहाँ से, तुम तो प्राइमरी स्कूल की मास्टर थी। यही चीज मतलब श्रीलंका और भारत की तुलना आपको बता रहा हूं कि आपको क्यों डरना चाहिए श्रीलंका के इतिहास से, श्रीलंका के बर्बाद होने के वजहों से। मुलायम परिवार के लोगों ने सारे यादव बिरादरी में अपने आप को मसीहा घोषित करवा दिया। और इतना ज्यादा यादव बिरादरी की आंखों में धूल मिर्ची झोंकी गई है कि कोई यादव ये समझने की स्थिति में नहीं है कि भाई एक अध्यापक मुलायम सिंह यादव के पास अरबों खरबों की संपत्ति आई कहाँ से। उनका बेटा जो बेटा ही नहीं, हालांकि उसके माताजी का देहांत हो गया, मुझे हार्दिक संवेदना है उनके प्रति। ईश्वर उनको अपने श्री चरण में स्थान दे। वो देंगे कि नहीं है तो उनके कर्म और भगवान के तुला पर तोलने के बाद पता चलेगा, लेकिन मेरा तो फर्ज है कि ईश्वर से उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करो। लेकिन उनका बेटा जो उनका बेटा ही नहीं है, उसके पास करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों का काफिला है। लोग ये नहीं पूछते कि भाई प्रतीक यादव तू तो अरबपति था नहीं, तेरी माँ तो एक मामूली स्टोनों की नौकरी करती थी, पिताजी छोड़ ही चुके थे माँ को, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि वो लोगों को अफीम चटा कर रखा गया था श्रीलंका के सिंघली नेतृत्व में राजपक्ष परिवार की तरफ से। हमें क्यों डरना चाहिए, हमें क्यों संभलना चाहिए श्रीलंका के हालात से, हमको क्यों घबराना चाहिए। ये बात जान लेंगे कि भारत की कुल GDP का जितना बनता है उससे ज़्यादा विदेशी कर्ज भारत में है। अगर विदेश के लोग अपनी सारी कर्ज वापस ले लें तो हमारी स्थिति क्या होगी आप समझ लीजिए। भारत के जो विदेशी मुद्रा कर्ज के रूप में आया है वो भारत के किस विकास में लगा है, ये जानने से पहले जान लीजिए कि वो जो बैंक करप्ट लोग पैसा लेकर के विदेश में भाग गए हैं वो किसके साथ साठगांठ करके भागे हैं, और हमारे नेताओं की अनाप शनाप संपत्ति और कारों का कारोबार कहाँ से आ रहा है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि हर उस बात को विरोध कर दिया जाता है ताकि लोग आपके बहकाव में आ जाएं और आपके बुराइयों पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना लगा सके। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण एक परम आवश्यक हो गया है और जनसंख्या संतुलन भी एक परम आवश्यक हो गया है। टीवी पर सारे विपक्ष के लोग खड़ा हो गए कि मुस्लिम तुर्क को टारगेट करके किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो राजपक्ष की तरफ से सिंघली को आगे करके खुद लूट कर रहे थे और सिंघली समुदाय आंख मुदे देख रहा था, समर्थन दे रहा था, और अब आज जा करके सिंघली समुदाय के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, उनके किला से उनको बेदखल कर दिए हैं और सिंघली समाज के लोग ही वहाँ पर कब्जा किए जिससे उनको भागना पड़ा। वही स्थिति भारत में होगी। आज भारत के मुसलमान की मसीहा बनने की स्व घोषित करके लोग उनके आंखों पर धूल झोंक रहे हैं ताकि लोग ये मुलायम सिंह से ना पूछे कि एक मामूली मास्टर इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कहाँ से हो, क्योंकि उनको इस बात के लिए जैसी पूछोगे वो कहेंगे कि मैं पिछड़ी की भला की बात करता हूँ और सरकार ईडी की रेड डालती है। इन सब चीज़ों से मैं आपको इसलिए तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ कि भारत की स्थिति श्रीलंका से कितनी सामान्य है, समानता है, और हम दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े पर किस तरह से बैठे हैं। एक तो बर्बाद हो गया, दूसरा चूंकि रामकृष्ण की तपोभूमि है, भगवान बुद्ध ने यहाँ पर जन्म लिया है और बुद्ध के जन्म लेने से हमारा पूरा देश शुद्ध है, नहीं तो अब का कब का बर्बाद हो गया होता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि श्रीलंका जैसे हमारी हालात ना हो तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप श्रीलंका के हालात पर मंथन करें और आपके साथ क्या उस तरह का हो रहा है उस चीज को अपने मन में वर्णन करें। देखें कि आखिर कोई कैसे हिंदू समाज का आदमी मुसलमान को अपना बनाने के चक्कर में हिंदू पर गोली चलवा देता है। जो अपने बाप को बाप नहीं मानता वो क्या है आपके पिताजी का कदर करेगा? सिर्फ ये प्रश्न अपने से पूछ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अथाह अकूत संपत्ति जो लूट करके कमाया हुआ है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाए। इस वजह से वो निहत्ते 10, 20, 50, 100 कार सेवकों पर गोली चलवा देता है ताकि मुस्लिम मसीहा के रूप में उसका नाम प्रचारित हो जाए और लोग डर के मारे उस पर किसी तरह की जांच वाच ना बैठाए, नहीं तो कल को कहेगा कि देखिए मैंने मुसलमानों के भले की बात सोची और सरकार ईडी की जांच बैठा दी। वही हाल केजरीवाल का है।
केजरीवाल इनडायरेक्ट नहीं, अब तो डायरेक्ट ही पंजाब के सत्ता पर अपना नियंत्रण, अपना ठुल्ला बैठा करके कर लिया। अब उसको कोई प्रश्न पूछेगा तो कहेगा देखिए जी, मुझे तो मुफ्त में स्कूल बनाने आती है, मुझे तो मुफ्त में बिजली देने आती है, जल बोर्ड कर्जे में डूब गया, बिकने कगार पाया है, लेकिन फिर भी मुझे मुफ्त पानी देना आती है। और आप इस बात पर ताली बजा रहे हैं कि भाई मेरा तो मुख्यमंत्री पानी मुफ्त दे रहा है, बिजली मुफ्त दे रहा है, राशन मुफ्त दे रहा है। तो आ कहाँ से रहा है, ये आपने क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आपको नशे में ग्रसित कर दिया है और उसके बदले में वो कितना लूट कर रहा है आपका नजर वहां नहीं जा रहा है। वीडियो आज लंबा नहीं बनाऊंगा, हाथ जोड़ के 3 बातें कहूंगा अपना वीडियो बंद करने से पहले। पहला कि जैसे कोई आदमी जातीय क्षेत्र धर्म के राजनीति का मसीहा बनने का प्रयास करे, आप फट समझ लीजिए कि ये राजपक्ष वाली स्थिति में हमको ला करके छोड़ेगा। दूसरा बात कि आप अपने धार्मिक क्षेत्रीय और जातीय आधार पर इतने अंधे ना हो जाए कि आपको अपने नेता की गुण अवगुण दिखना साफ बंद हो जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना वहां जोड़ के सिर झुका कर आपसे करते हैं कि कृपया बहकावे में ना आए, अपना अकल लगाएं और अपना लगा करके देखें कि कल तक जो आदमी साइकिल पर चलता था आज गाड़ियों की काफिला में क्यों आ रहा है। कल तक अपने बिरादरी में उठ बैठ करने वाला आदमी आज हमारे जाति की बात क्यों करने लगा है, आखिर क्यों? जैसे ही अपने आप से पूछ लेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। और जब आपको जवाब मिल जाएगा तो इन नेताओं को भी आप जवाब देंगे। तब तक जब तक आप जवाब ना दें, मैं तो सिर्फ प्रार्थना ही करूँगा कि ईश्वर आपको समृद्धि दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।